16 अगस्त को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की जो बात कही है वो अपने आप के अंदर एक इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कुतर्क की चीज़ थी, ज़्यादा वो न्याय संगत चीज़ नहीं थी। अब 16 अगस्त को क्या होता है वहाँ पर, 16 अगस्त के दिन कितना वेल प्लान्ड था उनका, ये आप देखिए। इट वॉज नॉट कि एकदम अचानक कोई चीज़ हो गई है। देखने में ऐसे ही लगता है, और ख़ासतौर से जो वेस्टर्न वाले हैं उनको लगता है ऐसे ही हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। उसमें एक शख्स था वहाँ पर जिसका कि बाय प्रोफेशन ही वाज अ बूचर, उसका नाम था गोपाल मुखोपाध्याय। उसके ऊपर जनरल उसको नाम में उसको गोपाल पाठा कहते थे। पाठा बंगाली के अंदर कहते हैं बकरी को। तो उन्होंने फिर अपने लड़कों को बोला कि भाई हमें इसको रजिस्ट करना है, इसका विरोध करना है। और उसके बाद में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो था वो था माफिया अंडरवर्ल्ड का आदमी था, और उसके पास 800 लड़के करीब वहाँ पर लड़के हुआ करते थे। तो वो दो ओपिनियन इसमें बटी हुई हैं, पर जो भी था, लेकिन ये तो पक्की बात थी कि ही वॉज द फोर्स टू रेकॉन विद। ताकत तो थी उस शख्स के पास। तो उसने कहा, उसने अपने लड़कों से कहा कि अगर हमारे एक आदमी को मारा जाएगा तो तुम उनके 10 आदमियों को मारो। ये रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड। नमस्कार, आत्मा की आवाज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस समय तत्कालीन कलकत्ता में मुस्लिम लीग का शासन था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, ऐलान किया, और उसके बाद जो कत्ल गारत हुई वो इतिहास में दर्ज हो गई। उसी मसले को लेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। आपसे कुछ ही दिनों के बाद हम जानते हैं कि विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म की ट्रायलॉजी है उनकी, पहली उन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाई थी 2019 में, 2022 में उन्होंने बनाई कश्मीर फाइल्स, और अब 2025 में उनकी ये फिल्म आ रही है जिसका नाम है बंगाल फाइल्स। क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। इतिहास को समझना बेहद ज़रूरी है। तो उस बारे में बात करने के लिए कि हुआ क्या था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, क्यों जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का उन्होंने कॉल दी थी, और भयंकर मैसेकर हुआ था, कलकत्ता की सड़कें खून से रंग गई थीं। उसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में रवि भट्ट साहब हैं, जाने माने इतिहासकार। रवि भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि भट्ट, क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को? आप अगर 16 अगस्त की बात को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको उसको थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पृष्ठभूमि ये है कि भारत के अंदर ये एक तबका मुस्लिम जो तो है लोग हैं, उनका एक तबका था वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, और उनको हमेशा ये लगता रहता था कि भारत के अंदर उनको अपनी आइडेंटिटी अलग बनानी है। मतलब जो हिंदुओं से अलग एक उनको अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। इसका नतीजा ये निकला, इन फोर्सेस को धीरे धीरे करके ये फोर्सेस बढ़ने लगी, इनको बल मिलता गया। क्योंकि आप जानते हैं कि आई एम यूजिंग अ वर्ड विच इज फूल से गिनती ज़्यादा होती है, अक्लमंद लोग कम होती है। तो द पीपल हु कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, उनकी गिनती बढ़नी शुरू हो गई, और धीरे धीरे करके इनका समूह बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद क्या आता है, 1906 30 दिसंबर 1906 के अंदर ढाका के अंदर मुस्लिम लीग का संगठन होता है। मुस्लिम लीग का संगठन इसलिए होता है कि वो कहते हैं कि हमको मुस्लिम को भी रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिलना चाहिए। ऊपरी तौर पे तो यही होता है, पर उनको चाहिए था सेपरेशन। 1906 से आप अभी से मत आइए। 1906 के बाद में अब ये दुर्भाग्य देखिए इस देश का, 1906 के बाद में 1930 एक शख्स जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान के अंदर, सियालकोट में पैदा हुए थे, और वो जो शख्स थे उनका लिखा एक तराना है जो पूरे हिंदुस्तान में आज भी गाया जाता है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे, उन्होंने 1930 के अंदर इलाहाबाद के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इस बात को उठाया कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट ऑटोनोमस
होमलैंड होना चाहिए। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। विद्वान होना, ये जो इकबाल थे, उन्होंने बीए में हिंदुस्तान से भी किया था, उसका एमए इन्होंने यूरोप से भी किया था, तो उनकी विद्वता के बारे में कोई शक नहीं। और उनका तराना इतना अच्छा था कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो आप देखिए, लेकिन विद्वान होना एक बात होती है और दूरदर्शी होना और अच्छा इंसान होना एक अलग बात होती है। दुर्भाग्य से अक्सर दोनों चीज़ें एक में देखने को नहीं मिलती। तो 1930 में क्या किया अल्लामा? 1930 में इन्होंने मुस्लिम लीग का अधिवेशन था इलाहाबाद में, जिसके ये इकबाल साहब खुद अध्यक्ष थे, और उसके अंदर इन्होंने एक कहना सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की डिमांड, 2 नेशन थ्योरी, होमलैंड, मुस्लिम होमलैंड की डिमांड, हाँ, वो बीच वही पड़ गया था। सेपरेट क्या, उनका मतलब ये वही था कि मैं एक अलग से ऑटोनोमस बन जाए, मे बी अंडर द फेडरल सिस्टम ओनली। ही वॉज नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट। उसके बाद में एक दूसरा शख्स था, ठीक 3 साल बाद 1933 में, और कहाँ का पढ़ा था? कैम्ब्रिज का। मतलब ये सब नाम ऐसे हैं जिनसे कि आदमी बहुत प्रभावित होता है। हाँ, लगता है कि बड़ा आपकी सोच बड़ी विकसित होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रॉड होगी। हाँ, 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली जो था, कैम्ब्रिज का पास आउट था, उसने एक आर्टिकल लिखा नाउ और नेवर, और उसके अंदर उसने पहली बार पाकिस्तान वर्ड को यूज़ करके कि पाकिस्तान होना चाहिए। इसके बाद में जब ये 1933 के बाद में ठीक 7 साल के बाद में लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है तो उसके अंदर जिन्ना होते हैं और उसके अंदर पाकिस्तान की होना चाहिए, इसका ऑलमोस्ट प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो 1906 से शुरू होके 1940 यानी कि 34 साल ये खिचड़ी पकी। और उसके बाद में, और 1940 में ही, 1940 में जब ये होता है, उसके बाद में 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जनवरी में इलेक्शंस होते हैं। जो जनरल इलेक्शन होते हैं तो नेचुरली कांग्रेस पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी थी, तो उसको तो ज़्यादा मेजॉरिटी मिली गई। अच्छा, इसके बीच में आप देखिए 1906 के बाद में 1916 के अंदर जब ये इन्होंने 1906 के अंदर ये थोड़ा बात आ गई था कि हमारा अलग चाहिए, हमको अलग चाहिए, तभी से इन्होंने मुस्लिम लीग ने सेपरेशन की बात करनी शुरू कर दी थी। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हटके ये संघर्ष कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस तो मिले पर हमको एक अलग होमलैंड, ऑटोनोमस होमलैंड मिले। इसका नतीजा ये निकला कि फोर्सेस बढ़ गई, हिंदू और मुस्लिम दो, तो एक साथ मिलके आज़ादी मिलना मुश्किल हो रहा था। तो लखनऊ के अंदर 1916 के अंदर कांग्रेस एक तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ये समझौता हुआ थे, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, कि हम दोनों एक हो जाएंगे और एक मिलके हम लोग जाके भारतीय आज़ादी के लिए बात करेंगे। लेकिन 1916 में बात करी और 1930 और 33 के अंदर फिर सेपरेशन, अलग खिचड़ी पकाने लगे जैसे आपके लफ्ज़ों में, और 1940 में फिर अलग खिचड़ी है। और 1946 के अंदर 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें मेजॉरिटी इनको तो मिल गई, किसको? इंडियन कांग्रेस को, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जो बंगाल के अंदर जो थी वो मिल गई इनको, मुस्लिम लीग को। वो किस लिए मिल गई? क्योंकि वो रिजर्व सीट से लड़े थे सब, इसलिए उनको मिल गई। उस वक्त वहाँ पॉपुलेशन कलकत्ता में 29 लाख हिंदू थे और 10 लाख मुसलमान थे लगभग। हाँ, ऐसे ही कुछ परसेंटेज होगी, परसेंटेज बात होती है। तो अब वो नतीजा इसका ये निकला कि जब वो वहाँ पर उनको मेजोरिटी रिजर्व सीट से वो लोग आए, मुस्लिम की रिजर्व सीट से है, केवल दो पूरी असेंबली के अंदर उनको 2 या 3 करीब उनको मिली थी, शायद चलिए गिनती पे नहीं जाऊँगा मैं, 2 या 3 हिंदुओं को मिली, बाकी उनको मिली थी। तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो था सुहरावर्दी, उसका हुसैन शहीद शाहवर्दी नाम था, शाहवर्दी, ये चीफ मिनिस्टर था। ये बहुत ही कहना चाहिए ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। अब हुआ क्या कि इन्होंने जिन्ना जो थे उन्होंने, ये इलेक्शन हुआ था जनवरी के आसपास हुआ था 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और इन्होंने क्या करा, जिन्ना ने क्या करा, जुलाई के अंदर बॉम्बे में अपने घर से उन्होंने ही हैड गिवन अ क्लियर एंड कॉल कि वो जो हमारा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को होगा। अच्छा, तो 16 अगस्त क्यों चुना और क्या करने वाले थे? देखिए 16 अगस्त को क्यों चुने तो वही जाने, लेकिन 16 अगस्त को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की जो बात कही है वो अपने आप के अंदर एक इतनी ज़्यादा कहना चाहिए
कुतर्क की चीज़ थी, ज़्यादा वो न्याय संगत चीज़ नहीं थी, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट एक्शन के मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन का मतलब हमारी आपकी बात हो रही है किसी चीज़ के इशू के ऊपर लेके, और हम कह रहे थे कि हम डायरेक्ट एक्शन करते हैं। हम तो समझौते टेबल पे बैठे हुए हैं ना। हम डायरेक्ट एक्शन मतलब क्या है? ही हैज़ गिवन अ क्लैरियन कॉल कि जितना है हम 16 ऑफ वो आपको 16 अगस्त के दिन जो है वहाँ पर एक तो इकोनॉमिक पूरे हड़ताल रहेगी, पूरी दुकानों का हड़ताल रहेगी, और इसके अलावा शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे। अब 16 अगस्त को क्या होता है वहाँ पर? 16 अगस्त के दिन कितना वेल प्लान था उनका, ये आप देखिए। इट वॉज नॉट कि एकदम अचानक कोई चीज़ हो गई है। देखने में ऐसे ही लगता है, और ख़ासतौर से जो वेस्टर्न वाले हैं उनको लगता है ऐसे हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। ऐसा था? झगड़ा थोड़ी ना था। झगड़ा उसको कहते हैं कि हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सड़क पे कोई टक्कर लगे, झगड़ा हो गया हमारे आपके बीच में। पर अगर आप प्लान करके हमको मारने बैठे हो तो झगड़ा थोड़ी ना है। अगर आपने योजना बनते करके बाहर में बैठे, आपने हमारे गोली मार दी तो झगड़ा हुआ क्या? अच्छा, मैंने ये सुना है भट्ट साहब, आपको बीच में सॉरी मैं टोक रहा हूँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे जब हिंदू दुकानदारों से पर्चियाँ कटवाई गई, पैसे लिए गए, कोई और कारण बता के, वो जो पैसे इकट्ठा हुए उसी पैसे से असलहा गोला बारूद सब आया, और उसी पैसे से हिंदू मारे गए। और जिन्ना जी ने जिन्ना जो थे, उन्होंने ये कहा था डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। बिल्कुल ठीक। या तो बटा हुआ हिंदुस्तान, नहीं तो बर्बाद हिंदुस्तान। क्या ये सच है? ये जो आपने लास्ट सेंटेंस कहा बिल्कुल सच कहा है इन्होंने। ये बिल्कुल दिस इज ऑन द रिकॉर्ड व्हाट यू डिड, आपने जो कहा है दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। और पहले वाली बात जो पर्चियां काटी हिंदुओं से पैसे लिए, अब देखिए मैं उसके ऊपर बाद में आ जाऊंगा, कहिए तो आप जी तो मैं इसको बात पूरी कर लूँ। जरूर। तो मैं जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये झगड़ा नहीं था जी, ये तो नॉट, ये जो था प्लान था, यूनिलैटरल एक्शन प्लान था। और प्लान में क्या था कि इसका आप बताते क्यों, मेरे कहने से आप मत मानिए। उस दिन उन्होंने क्या करा, जब 16 अगस्त की डेट उन्होंने रखी, 16 अगस्त की डेट रखने के बाद में एक वहाँ पर न्यूज़पेपर था, स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर था। और वो किसका पेपर था? वो मुस्लिम लीग के एक MLA का था। और उसके अंदर फुल डे का प्लान लिखा था कि आज क्या होगा, क्या करा जाएगा। नंबर 3, वहाँ का मेयर जो था उसका नाम था उस्मान। जो उस्मान था उसने भी पैम्फलेट शुरू में सुबह ही बंटवा दिया। प्लान हुआ नहीं हुआ, अखबार तो एक दिन पहले छपता है, प्लान हो जाता है। लेफलेट भी अगर छप उसी दिन आया तो इसके मतलब पहले से प्लान था। अब आइए उसके बाद थर्ड चीज़ आइए, इसका इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो डे डिसाइड करा, आपने अभी हमसे पूछा था कि 16 अगस्त कैसे कर दी इन्होंने वो भी वो रमज़ान का फ्राइडे था। उन्होंने इसीलिए उसको फ्राइडे को करा था, रमज़ान के फ्राइडे। और इसको उन्होंने रिलेट कर दिया था मैथोलॉजिकली तो नहीं, खैर उन्होंने हिस्ट्री से रिलेट कर दिया कि इसी दिन मक्का जीता गया था, इसी पीरियड में मक्के को भी जीता गया था। तो उससे रिलेट करके और उनकी उसके अंदर जो है उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को मुसलमानों की भड़काने के लिए। और यही नहीं, जो बाद में जो लीफलेट वगैरह बांटे थे उसके अंदर कुरानिक वर्सेस भी कोट की गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप धार्मिक भावनाओं को एक समुदाय की भड़का रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में ये जब यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि जितनी मस्जिद थी उस हर मस्जिद में 2-2, 3-3 लोगों को, अपने आदमी वर्कर्स को मुस्लिम लीग के बैठा दिया। और जो लोग पूरे शहर की मस्जिद में गए मस्जिद पढ़ने जाते थे उसी दिन, उनको पहले तो वहाँ का मौलवी समझाता था, मस्जिद का जो भी है वो थोड़ा समझाया कि ये देखिए जाना चाहिए आपको इसके अंदर, यहाँ पर जो जुलूस बन रहा है जो शहीद मीनार, अब उसका नाम हो गया, शहीद मीनार पर इकट्ठा हो रहे हैं। और यही सुहरावर्दी ने भी कॉल दी थी कि सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे अलग अलग जगह से आके। तो वहाँ से लोग चलिए, आपका मस्जिद का कहना चाहिए जो है वो कह रहा है मौलवी, तो आप मान जाओगे। तो लोग उठ के वहाँ पर आने। और उस दिन मालूम कितना आदमी इकट्ठा हुआ? 1 लाख। उस समय की पॉपुलेशन का था 1 लाख कितना हुआ सोचिए आप। आज भी किसी छोटे शहर की पॉपुलेशन 1 लाख होती है। और उस 1 लाख लोगों को जब वहाँ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर हमारे जो ये थे हमारे हुसैन शहीद शाहवर्दी, इन्होंने उनको बहुत ही भड़काऊ भाषण दिए। और इन्होंने उनको ये कहा कि हम पहले भी यहाँ हमने शासन किया है और आज भी हम शासन करेंगे, निकाल लो। और आप हमको बताइए, इतने ज़्यादा तादाद के अंदर जो पहले से अगर आपके इनके पास जो जितने रखे थे, जो आज भी जल्दी से आपसे वैसे ले रहे, तलवार निकालिए, कोई आप बड़ा चाकू निकाल पाएंगे घर से? आप अपने नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे एकदम से निकल के आ गए?
और उसके बाद में फिर इन लोगों ने वहाँ पर अच्छा, और उसके बाद में शाहवर्दी ने क्या करा, और ही इज़ बीइंग एक्यूज, उस पर आरोप है कि उसने काफ़ी पुलिस वालों को पहले छुट्टी दे दी थी उस दिन, और भाई साहब मैंने ये भी और जाके पुलिस वो कंट्रोल रूम में जाके बैठ गए थे। बैठ गया, और पुलिस कंट्रोल रूम में जाके बैठ गया, और इनडायरेक्ट सेशन ये था कि आप जो भी आपको खुला हाथ है कर लीजिए। और ब्रिटिश पुलिस अगले दिन दोपहर 1:45 के बाद पहुंची। उसके बारे में तो बाद में गवर्नर जो वहाँ का ब्रिटिश गवर्नर था उसको भी कहना चाहिए डिसमिस किया गया था उसको, मतलब उसको ही हैज बीइंग पनिश फॉर दैट, एंड ही हैड टू फेस द रैथ ऑफ द अथॉरिटीज, क्योंकि ही हैज नॉट डन एनीथिंग। तो ये जब यहाँ पर ये अच्छा, फिर मैंने स्टार्ट पेपर बताया, मेयर उस्मान ने लिख के दिया, वहाँ पर दिया, मस्जिदों के अंदर से वहाँ पर गए और वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया। इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ मार्केट मच गई, और यही नहीं, 17 अगस्त की सुबह सोचिए जरा था, 17 सुबह में वहाँ कैशू कॉटन मिल थी जिसके अंदर 300 उड़िया आदमी काम करता था, और वही पाप झुग्गी झोपड़ी में रहता था। उसको झोपड़ी में निकाल के खींच के मार डाला, उड़िया हिंदू वर्कर्स को। ये क्या था, 72 घंटे के अंदर वहाँ मालूम कितनी कैजुअलिटी हुई है, 6000 पीपल रफली किल्ड, रफली 20,000 पीपल वेयर displaced and injured, and about 1 lakh of people were became homeless. This was the scene। आप सोचिए इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप डायरेक्ट एक्शन क्या करेंगे, गुंडेगर्दी कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप क्या हिस्ट्री के अंदर कोई भी हिस्टोरियन इसको जस्टिफाई कर पाएगा इसको? उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा नेचुरली जब आप किसी की माँ बहन को बेइज्जत करोगे, बच्चों को मार दोगे, तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन होगा। मैं आई एम नॉट टेकिंग साइड कि विच साइड इज गुड, विच साइड इज बैड, बट थिंग्स बिकम वेरी बैड। आत्मा की आवाज़ में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बंगाल फाइल्स के बारे में, जो 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। वो जिस पृष्ठभूमि पर बनी है, यानी डायरेक्ट एक्शन डे, मूल रूप से जो 16 अगस्त 1946 को हुआ था, जिसमें 1 लाख लोग लगभग इकट्ठा हुए। एक विशेष पर्टिकुलर दिन हिंदुओं पर हमला हुआ, पूरे कलकत्ता की सड़कों पर खून ही खून था। आज उसके बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रवि भट्ट से, जो जाने माने इतिहासकार हैं। तो जब एक तरफ से मुस्लिम लीग की कॉल पर हमला हुआ, तो हिंदुओं को बचाने के लिए या उनके नेता के रूप में उनका सेवियर कौन बनकर सामने आया? उसमें एक शख्स था वहाँ पर जिसका कि बाय प्रोफेशन ही वाज अ बूचर, उसका नाम था गोपाल मुखोपाध्याय। उसके ऊपर जनरल उसको नाम में उसको गोपाल पाठा कहते थे। पाठा बंगाली के अंदर कहते हैं बकरी को, तो इसलिए इसको गोपाल पाठा कहते हैं। तो गोपाल पाठा जो थे उनको पहलवानी का भी शौक था, और उनके अखाड़े थे, और उनके काफ़ी लड़के उनके जो अखाड़ों में लड़ते थे। जब उन्होंने देखा ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, हमको हिंदुओं को बचाना है किसी ढंग से। तो उन्होंने फिर अपने लड़कों को बोला कि भाई हमें इसको रेजिस्ट करना है, इसका विरोध करना है। और उसके बाद में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो था वो था माफिया, अंडरवर्ल्ड का आदमी था, और उसके पास 800 लड़के करीब वहाँ पर लड़के हुआ करते थे। तो 2 ओपिनियन इसमें बटी हुई हैं, पर जो भी था, लेकिन ये तो पक्की बात थी कि ही वॉज द फोर्स टू रेकॉन विद। ताकत तो थी उस शख्स के पास। तो उसने कहा, उसने अपने लड़कों से कहा कि अगर हमारे एक आदमी को मारा जाएगा तो तुम उनके 10 आदमियों को मारो। ये रिकॉर्डेड है। तो ये इसको नारा दिया। तो उसकी वजह से क्या हो कि काफ़ी हिंदू जो थे उनकी फैमिलीज प्रोटेक्ट हुई, और चूँकि यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, तो जो दूसरी तरफ फोर्सें थी वो भी काफ़ी हद तक डिमोरलाइज हुई। तो इसको बैलेंस इवन एक्सटेंट ये हुआ कि बाद में उसको अथॉरिटीज़ ने उसको बुला के कहा कि इसे बंद करो। गोपाल पाठा से कहा गया, उसने मैं बंद तभी करूँगी जब वो बंद करेंगे। आप उसका लेवल देखिए क्या था। गोपाल पाठा को कहा गया कि इसको बंद कराओ, उसने कहा बंद तभी करेंगे जब ये करेंगे बंद। उसके बाद गोपाल पाठा का जब उसके करीब 1 महीने के बाद गांधी जी आते हैं। जब गांधी जी आते हैं नोआखाली में, कलकत्ता में नोआखाली घटनाक्रम को लेकर उन्होंने हड़ताल की थी। तो जब कलकत्ता में आते हैं 1 महीने के बाद, तो उनके सामने क्या होता है कि वो सबसे कहते हैं हमने वो सरेंडर कर दिए। जो भी दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे कहा गया कि आप अपने हथियार सरेंडर करिए। तो तमाम हथियार सरेंडर लोग कर रहे थे। इनके पास 2 बार मैसेज गया गोपाल पाठा के पास कि भाई आप भी आइए, गांधी से मिल लीजिए। वो गांधी से मिलने नहीं गया गोपाल पाठा। तीसरी बार फिर जब कहा गया तो ये गांधी वहाँ पर गए मिलने के लिए, और इनसे कहा गया कि आप भी अपने जो है हथियार जो है सरेंडर कर दीजिए।
तो उसका कहना था कि जो हथियार वहाँ पर सरेंडर दूसरी पार्टी करे तो एकदम जंग लगे पुराने थे जिनसे कुछ हो ही नहीं सकता, वो हथियार वो लोग कर रहे थे सरेंडर। ओरिजिनल तो छुपा के रखे होंगे। दिस इज गोपाल पाठा सेट। और उसने कहा कि मैं एक कील भी जिससे मैंने उनको मारा है मैं उसको सरेंडर नहीं करूँगा। और गांधी के लोगों के कहने के बावजूद, गांधी के जो से जुड़े लोग थे उन्होंने कहा करो सरेंडर, उसने नहीं किया, अपने हथियार नहीं। बस सोच के देखिए दोस्तों, अगर उस वक्त आप भी होते और हम भी होते, हो सकता है रहे हों अपने फिजिकल स्टेट में हम लोग, और लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो जाए और एक पर्टिकुलर मॉब दूसरे के पीछे लग जाए, प्लान तरीके से उनका मैसाकर करे, ऐसी स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण भी कहते थे पहले संधि का प्रयास करना चाहिए, यदि संधि संभव नहीं है तो उसके बाद संग्राम, और संग्राम के बाद संहार करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में नेहरू का भी इसमें रिएक्शन था। नेहरू को जब पटना गए, इसके बाद पटना में भी जब राइट्स वगैरह हो गए थे तो पटना में भी गए, तो उन्होंने कहा कि नेहरू ने भी ये बात बोली कि ये बहुत गलत था। और बल्कि वो वहाँ पर तो थोड़ा ये हुआ था कि गया जो था, तो गया के अंदर ये लोग जो मॉब जा रहा था, हिंदू मॉब जा रहा था, तो हिंदू मॉब इनके नाम पे वायलेंस कर रहा था, नेहरू गांधी के नाम पे वायलेंस कर रहा था। तो इन्होंने बात कही कि ये तो बात बहुत गलत है। नेहरू ने भी कहा, गांधी ने कहा कि भी हम इसको सपोर्ट नहीं करते, किसी भी रंग से नहीं करते यहाँ पर जो हुआ। और नेहरू ने तो ये भी कहा कि ये जिस ढंग का वायलेंस यहाँ पर हुआ है टोटल, मतलब पूरा कलकत्ता और ये मिला के सब हुआ, तो इसमें जो लोग मर गए हैं उनको भी इतने आघात लगा कि जिंदा हो जाएंगे, पूछेंगे ये कैसे हो, क्यों कर रहे हो ये। तो गांधी और नेहरू का दोनों का रिएक्शन बाद में था कि कि उन्होंने इसकी भर्त्सना करी बहुत, कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, ये मानवता के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए था। और चूंकि वहाँ पर गांधी और नेहरू के नाम को लेके भी एक पर्टिकुलर मॉब ने जाके अटैक किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है। ठीक बात है, उन्होंने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अब हम बात करते हैं बंगाल फाइल्स की। बंगाल फाइल्स में गोपाल पाठक का भी रोल जिस एक्टर ने किया है, उसने अपने आप को सुनते अलग कर लिया है कि मुझे पता नहीं था। और गोपाल पाठक के ग्रैंडसन हैं, वो कह रहे हैं इस बारे में हमसे बात नहीं की गई, इस तरह की बातें हो रही। चलिए, तो खैर सेकेंडरी बातें। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री साहब जो उनकी ट्रायलॉजी है वो इसी के साथ ख़त्म हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले उन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाई 2019 में, जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई जो मृत्यु जो उनकी हुई थी, उसके कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स थे उसमें। उसके बाद उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, और जो अत्याचार हिंदुओं के साथ कश्मीर घाटी में हुए हैं, दर्दनाक, रोंगटे खड़े हो जाएं, उसका उसमें सिजरा था। अब ये तीसरी फिल्म लेकर आ रहे हैं बंगाल फाइल्स के नाम से। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उसका, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए, इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या फ़ायदा, जो मुर्दे दफन हो गए उनको दोबारा आप जख्म को हरा क्यों कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं भट्ट साहब? इसमें मेरी बिल्कुल राय, मेरी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर इसके ऊपर है जी। होता क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री ने इतिहास का जितना नुकसान किया उतना बहुत कम लोगों ने किया। फिल्म इंडस्ट्री ने क्या करा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हिस्टोरियन नहीं हैं, उनका मुख्य ध्येय होता है पैसा कमाना। तो इस वजह से वो हमेशा फिल्म इस ढंग की बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब होता क्या है कि चूंकि खुद हिस्टोरियन नहीं होते हैं और उनके मन में हमेशा प्रलोभन रहता है कुछ हम ऐसा करें इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो कभी कभी हम विवेक अग्निहोत्री के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी मैंने पिक्चर देखी नहीं है, पर मैंने कश्मीर फाइल भी नहीं देखी है, पर जनरली मैं बता रहा हूँ, चाहे जोधा अकबर बाई बनी हो, अकबर जोधा बाई फिल्म में कोई भी फिल्म बनती है हिस्टोरिकल, तो इसके अंदर ये जो बना देते हैं, तो बनाने के बाद क्या होता है कि आदमी का कहावत है, आप जो देखते हैं उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं और जो पढ़ते हैं उस पर नहीं। तो होता क्या, हिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं, तो कुछ हल्का सा उन्होंने सुन रखा हो तो पिक्चर देख ली अगर उन्होंने, और पिक्चर में उनको दिख गया कि ये तो गलत, हिंदुओं के साथ गलत हुआ, ये मुसलमानों के साथ गलत हुआ, ये क्रिश्चियन के साथ गलत हुआ, या जूस के साथ गलत हुआ, तो जो देख लेते हैं मैसेज वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, और फॉर जनरेशंस।
आप लाख कहते हैं यहाँ ये लिखा हुआ लिखा, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ये जो जब हिस्टोरिकल कोई भी मूवी बनती है, अच्छा उसके बाद अक्सर ये लोग ये भी करते हैं, मैं विवेक अग्निहोत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल कह रहा हूँ, वे अक्सर वो लोग क्या करते हैं उसमें एक डिस्क्लेमर लगा देते, लिख देते हैं। अब डिस्क्लेमर कौन पढ़ता है उसके अंदर, आप बताइए। वो एक सेकंड के लिए आता है, इतना बड़ा लिखा हुआ, एक सेट फॉर्मेट में होता है, वो आता है और चला जाता है। कोई पढ़ता है उसको पूरा पढ़ने? आप तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसमें तो कोर्ट को इसके अंदर इसका नोटिस लेना चाहिए, आप यू कैंट रीड इट कंप्लीटली। और उसका हम कहेंगे कि हम तो साहब क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं। अब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम आप हिस्ट्री से तोड़ मरोड़ कर देंगे, ये महत्वपूर्ण बात और है। उससे क्या होता है, पर आपको गलत हिस्ट्री जो होती है वो जो दर्शक होता है उसके दिमाग में दर्ज हो जाती है। किस आम आदमी को कहाँ फुर्सत है कि किसी, आप बताइए सड़क पे निकल जाइए, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आप 10 आदमी से पूछ दिए, उन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा, शायद एक आदमी बता पाए। तो क्या लोगों को उसके बारे में बताया जाना चाहिए या नहीं, प्रश्न ये है। यहाँ पर प्रश्न में, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही है, जरूर बताना चाहिए, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशल स्क्रीनिंग एक कमेटी बने। ये तो खुद ही सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं विवेक अग्निहोत्री। फिर कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें सेंसर बोर्ड नहीं, इसके अगर कोई हिस्टोरिकल मूवी है तो उसके अंदर हिस्टोरियंस जो हैं उनका एक सेटअप होना चाहिए, वो उसको स्क्रीन करे। वो मेंबर्स को क्या मालूम है कुछ। मैं इसके बारे में तो बात नहीं करता, इस मुद्दे पर, बंगाल फाइल्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी फिल्में ऐसे बनी जिसमें लिबर्टी, जो क्रिएटिव लिबर्टी लेने के नाम पर, उदाहरण के लिए आप मुगल आजम देखें। मुगल आजम में जो अकबर का कैरेक्टर दिखाया गया, लहीम शहीम भारी आवाज़ वाला, आप हिस्टोरियन हैं, आप बताइए अकबर की हाइट कितनी थी? लगभग 5 फीट के आसपास। नाटा था, काला था, बदसूरत कह सकते हैं उसको, और अफीम वगैरह इत्यादि सब दरबार में रहती थी। हाँ या ना, आप बताएं। हाँ, बिल्कुल। और उसमें आपने जिल्ले लाही को दिखाया और आवाज भरी, माँ बदौलत और हैं, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे किया आपने। तो यहां प्रश्न ये है कि जो फिल्म निर्माता और निर्देशक जब किरदार उठाते हैं इतिहास से, किस्से उठाते हैं इतिहास से, और उसमें अपनी छौंक लगाते हैं, और छौंक लगा के जब वो मासेस रिमॉडल करके आप मासेस तक उसको वापस पहुंचाते हैं, तो उसका असर तो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन इस प्रकार की जो ट्रायोलॉजी इनकी है, ताशकंद फाइल्स आपने नाम की बात, कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, इस पे पूरी पूरी मुगल आजम आपने बना दी। लेकिन जैसे ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, 1946 की घटना है, और इस घटना पर अगर मैसाकर हुआ है और उस बात को कोई फिल्मकार उठाता है, तो क्या ये ठीक नहीं है? देखिए, ये तो कोई दुनिया के शख्स नहीं कहेगा ठीक नहीं। जो सच है उसको दिखाने में हमेशा दिखाना चाहिए। अब अगर कुछ ये जितने सच के करीब है उतना हम इस फिल्म को जस्टिफाई मानते हैं। अब वो देखने पे पता लगेगा, जितनी सच से दूर होगी उतना अपने आप में गलत होगा। दूसरी बात है कि आप सच दिखाने के बाद भी अगर आप पक्षकार हो जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पर जब आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, बहुत अच्छी, आप यहाँ पर फिल्म नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर आप हिस्ट्री को पर्दे पे ला रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, हिस्ट्री को पर्दे पे ला रहे हैं। इम्पार्शियल रहिए, आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, मैटर ऑफ फैक्ट। अगर इम्पार्शियल नहीं, अनबायस्ड नहीं आप हैं, तो फिर वो हिस्ट्री है ही नहीं, हिस्ट्री है ही नहीं वो। लेकिन तो क्यों कुछ राज्य उस पर बैन लगा रहे हैं, कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं अपने यहाँ नहीं, क्यों डर जा रहे हैं लोग, क्यों परेशान हैं इतना? इसमें देखिए, इसमें आप वो कितने सच के करीब है, कितनी दूर है, तो एक अलग बात है। पर एक कभी कभी ये भी होता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे कि मानव समाज का नुकसान भी हो सकता है, उसमें मानव समाज का नुकसान भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसकी उनको शंका हो कि मतलब ये सच तो है, पर अगर इस सच को सबके सामने आएगा तो आज फिर से कहीं ना बवाल हो जाए। नहीं, कश्मीर फाइल्स आई क्या बवाल हुआ, ताशकंद फाइल्स आई क्या बवाल, कोई बवाल नहीं हुआ। लोगों को मालूम पड़ा कि क्या हुआ था कश्मीर में, क्या हुआ, घाटी में कैसे हिंदुओं को भगाया गया, कैसे उनके चीथड़े उड़ाए गए, ये बताया गया, दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने, भारत सरकार की संस्था सेंसर बोर्ड है, उसने उस फिल्म को देखा, अप्रूव किया, और कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो मैं क्या, और ईश्वर न करे कभी ना हो, ईश्वर न करे कभी, वो तो आशंका के, चूंकि आशंका होती है इसलिए लोग बैन कर देते हैं, या कहना चाहिए बैन नहीं करते। तो ये तो अजम्पशंस पे सारे मूव्स होते हैं, 100% श्योर वही बात अजम्पशन करेक्ट हो तो कोई जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो मित्रों, हम ये कामना करते हैं, आशा करते हैं कि देखिए, ऐसी फिल्में बनाना और इस प्रकार से चीज़ों को वापस रिप्रोड्यूस करके जनता तक पहुंचाना, उसके पीछे मुझे नहीं लगता फिल्मकार का उद्देश्य किसी भी प्रकार से सामाजिक ताने बाने को उसके साथ छेड़छाड़ करना है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको भी बहुत दिमागी तौर पर
कूल रहते हुए, बहुत शांत भाव से तो विवेक का अपने प्रयोग विवेक का, करते और हुए किसी निर्णय पे विवेक पहुंचे। अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है तो अपने विवेक का निर्णय करते हुए आपको उस फिल्म को देखना कि किसी चाहिए, निर्णय पहुंची है। किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए, और बिल्कुल उत्तेजित होने की आवश्यकता हम में से किसी को नहीं होनी चाहिए। बस इतिहास क्या था, क्या कुछ घटा 1946 और उसके बाद, उसके बारे में जानकारी के रूप में उस फिल्म को देखिए, और बाकी जैसा भट्ट साहब ने बताया, अच्छी अच्छी इतिहास की किताबें भी पढ़िए और अपने ज्ञान को हमेशा अभिवृद्धि उसमें करते रहिए। तो आत्मा की आवाज़ का आज का एपिसोड यहीं तक। हम बहुत धन्यवाद देंगे डॉक्टर रवि भट्ट साहब को, जिन्होंने हमें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में और बंगाल फाइल्स के बारे में अपनी राय से अवगत कराया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।